स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 10 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर को आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिसोर्स। एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्स। हमारे इन्वायरमेंट में वो तमाम चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हो, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हो, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मीन्स हम टेक्निक का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस रिसोर्स तक पहुंच सके, उसका यूज़ कर सके, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, आसान हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी लोगों के द्वारा वो एक्सेप्टेबल हो। It resource is function of human activities. Human beings transform material available in our environment into useful resources and use them. रिसोर्स क्या है? तो एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो हमारे आसपास में जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं या जो मटेरियल मौजूद है उसको एक यूज़फुल रिसोर्स में कन्वर्ट करता है और उसका यूज़ करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे अर्थ के अंदर में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे रिसोर्स के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे कि कोल्स हैं, कोयले हैं। तो उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन क्या करता है, इंसान क्या करता है, उसे निकालता है और उसे यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। या आयरन ओर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स जो हमारे अर्थ के अंदर में मौजूद हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, मटेरियल कहीं अवेलेबल है, ह्यूमन बींग्स अपना टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और उसे कन्वर्ट करके यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। तो ये एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, इंडस्ट्रीज़, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के ही एग्जांपल हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में एक डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? तो नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में। हम इसको समझते हैं और डिटेल में। जैसे कि एग्जांपल के लिए ह्यूमन कन्वर्ट्स मिनरल्स सच एज आयरन ओर्स इनटू यूजफुल थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो हमारे अर्थ के अंदर में तो आयरन ओर मौजूद हैं, लेकिन वो तो किसी काम का है नहीं जब तक कि हम उसे कन्वर्ट ना करें यूजफुल फॉर्म में। तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है, उस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और उससे आयरन के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, आयरन रॉड्स और बहुत सारी चीज़ें बनाता है। थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता ही है, एंड इंस्टीट्यूशंस मीन्स वर्कशॉप्स का या इंडस्ट्रीज सबका, फैक्ट्रीज का। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स बीच में है, ऊपर में फिजिकल इन्वायरमेंट और नेचर है, इधर टेक्नोलॉजी है और इधर इंस्टीट्यूशंस है। ह्यूमन बींग्स नेचर से या फिजिकल इन्वायरमेंट से मटेरियल्स लेता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करता है, यानी वर्कशॉप्स का, फैक्ट्रीज़ का, इस सब का यूज़ करता है और फिर उसे यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपने आर्थिक विकास को, डेवलपमेंट को तेज़ी देने के लिए, जोर पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमन बींग्स किसके किसके साथ इंटरेक्ट करता है? तो नेचर के साथ, लेकिन थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लगाकर ही तो एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे कि आयरन हो, वो टेक्नोलॉजी से ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है और टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसे यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन क्या है इसका? तो पहला है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्रोत कहाँ है, सोर्स कहाँ है। तो बायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं? बायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्स डिराइव्ड फ्रॉम इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। जो हमारे बायोस्फीयर से या हमारे इकोसिस्टम से मिलती है उसे हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग्स, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेस हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम देम। प्लांट से जो मटेरियल बनती हैं, चाहे वो फ्रूट्स के से कोई जैम वगैरह बनता हो या फिर कोई फर्नीचर वगैरह बनता हो, कुछ भी, तो ये सारे के सारे क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल इसके क्या है? तो ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, इट मीन्स प्लांट्स किंगडम एंड एनिमल किंगडम, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, लाइव स्टॉक, जितने भी एनिमल्स, कैटल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। द मेन बायोटिक फैक्टर्स आर एल्गी, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स,
एनिमल्स एंड कोरल्स, कोरल्स जो ओशियंस में पाया जाता है। तो ये 6 हैं, मेनली 5 होते हैं, और आप 6 कोरल्स को अगर ऐड कर देंगे तो 6 हैं। ये सारे क्या हैं, मेन बायोटिक फैक्टर्स हैं जिनसे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मिलती है। और ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे, बायोटिक रिसोर्स। ये बायोटिक रिसोर्स दोज रिसोर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से बना हो। लेकिन these are non-living things, for example rocks, minerals, sunlight, soil, wind, water, etc. These all are abiotic resources। और ये हमारे ये जो abiotic resources है यूजुअली कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो हमारे लिथोस्फीयर से, यानी अर्थ से, एटमॉस्फेयर से, एयर से एंड हाइड्रोस्फीयर से और वाटर से, बट नॉट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से क्या हमें रॉक मिलती है, मिनरल मिलती है, सनलाइट मिलती है, सॉइल मिलती है? नहीं, केवल और केवल 3 चीज़ों से एबायोटिक रिसोर्सेज हमें मिलती है। वो है लिथोस्फीयर यानी हमारे अर्थ के अंदर मिनरल्स जितने भी हैं, एटमॉस्फेयर में जैसे विंड है, एंड हाइड्रोस्फीयर जैसे कि वाटर। तो ये 3 मेन सोर्सेज हैं किसके, एबायोटिक रिसोर्सेज के। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, फर्स्ट रेन्यूएबल रिसोर्सेज और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, ये विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ऐसे रिसोर्स जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उसका हम यूज़ कर सकते हैं बार बार। ऐसे हम रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट का भी हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं और फिर रीफॉरेस्टेशन कर दें, यानी फिर से पेड़ वगैरह लगा दे, तो ये रेप्लेंस कर दिया हमने, रिन्यू कर दिया। तो ये भी फॉरेस्ट भी किसका एग्जांपल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। रिन्यूएबल रिसोर्स के भी 2 टाइप होते हैं, कंटिन्यूस रिसोर्स, फ्लो रिसोर्स जो हमेशा बहती रहे, जैसे कि विंड, वाटर, दीज आर कंटिन्यूस, दीज आर फ्लो रिसोर्सेज, और सोलर, दीज आर कंटिन्यूस रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसमें पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज विच आर ऑन्ड बाय प्राइवेटली और बाय इंडिविजुअल। किसी प्राइवेट इंसान के पास में कोई रिसोर्स है या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास में जो रिसोर्स है उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे फार्मर्स के पास खुद का ज़मीन है, ये उसका प्राइवेट है। अर्बन पीपुल्स ऑन प्लॉट्स, शहरों में लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं, घर होते हैं, दीज आर प्राइवेट इंडिविजुअल रिसोर्सेज और प्राइवेट रिसोर्सेज। हाउस, घर आपका अपना या दूसरी कुछ प्रॉपर्टी है, प्लांट्स हैं, पास्चर लैंड्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वाटर इन वेल्स, कार, बाइक, दिस आर इंडिविजुअल रिसोर्स और प्राइवेट रिसोर्स, प्राइवेटली ऑन्ड होते हैं ये। इसके बाद इसी में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में दूसरा है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, दोज रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी। ऐसे रिसोर्स जिसे किसी कम्युनिटी के, सोसाइटी के सारे मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। जैसे कि कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स, गांव वगैरह में होते हैं कुछ लैंड्स ऐसे जिसमें सभी गांव वाले अपने अपने कैटल्स को लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स। ब्यूरियल ग्राउंड्स, कब्रिस्तान वगैरह। पॉन्ड्स, जो गांव में पॉइंट्स होते हैं वो पूरे कम्युनिटी का होता है। बहुत सारे ऐसे गांव में पॉइंट्स हैं जो प्राइवेट भी होते हैं तो कम्युनिटी के भी होते हैं। टेम्पल्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, जू, ये सारे क्या हैं, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जो कि पूरे कम्युनिटी के लिए है। इसके बाद है नेशनल रिसोर्सेज विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इन ओशियंस अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्स जो कि किसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर में हो, यानी जैसे हमारा इंडिया का एक बाउंड्री है जम्मू कश्मीर से लेकर इधर कन्याकुमारी, इधर सरकरी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का किबितू तक। तो इसके बीच में, इस बाउंड्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्सेज। और इसके साथ ही 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, जो सी का कोस्ट है, समुद्र का किनारा है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल दूर समुद्र में, सीज में, ओशियंस में, यहाँ भी जो रिसोर्सेज पाए जाएंगे, खास करके मिनरल्स पाए जाते हैं। बाकी ऑयल्स 12 नॉटिकल माइल से ज़्यादा पाए जाते हैं, इतने नज़दीक में कम मिलते हैं, लेकिन अगर मिलते हैं तो ये भी क्या कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्सेज ही। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली अगर देखा जाए तो किसी बाउंड्री के अंदर में जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेशन के हैं, देश के हैं। टेक्निकली आपका अपना प्राइवेट, जो आप सोच रहे हैं कि मेरा प्राइवेट अपना होटल है या फिर मेरा अपना प्राइवेट कुछ स्कूल्स वगैरह हैं, तो ठीक है, ये आपका प्राइवेट हो सकता है, लेकिन टेक्निकली ये नेशन का है। जब देश को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस समय आपका यूज़ कर सकता है, कंट्री आपका यूज़ कर सकता है, आपके प्राइवेट रिसोर्स का भी।
द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी बट फॉर कंट्री यूज़, देश के यूज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए कोई लीडर ऐसा नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कंट्री के यूज़ के लिए, कम्युनिटी के भलाई के लिए यूज़ कर सकता है। जैसे कि अभी कोरोना के समय में ही बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे होटल्स के अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि आपको अपने होटल में या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सेंटर बनाना होगा, जहाँ पे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पेशेंट्स होंगे जो भेजे जाएंगे वो वहाँ पर क्वारंटाइन में रहेंगे। तो देखिए ये होटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सारे क्या हैं, एक प्राइवेट तो हैं ही, लेकिन टेक्निकली जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो नेशनल रिसोर्स भी बन सकता है या उसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि द अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर बाय गवर्नमेंट, बहुत जितने भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, शहरों के विकास के लिए जो एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, इन्हें एम्पावर्ड किया गया है, इनको ताकत दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप लैंड को एक्वायर कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए, कैनाल्स के लिए, रेलवेज़ के लिए, रेलवे लाइन अगर बिछानी हो या फिर सड़क बनानी हो तो आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं। वो उस समय तो किसी प्राइवेट का प्रॉपर्टी था, लेकिन वो गवर्नमेंट उसको ले सकती है, एक्वायर कर सकती है। हाँ, इसके बदले में रूल है कि आपको एक रीजनेबल कंपनसेशन देना होगा, गवर्नमेंट एक रीजनेबल कंपनसेशन देती है। इसके बाद चौथा है इसी में इंटरनेशनल रिसोर्स, फोर्थ क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स। इट बिलोंग्स टू द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड, उसके बाद जो रिसोर्सेज होंगे ओशियन में, खास करके उन्हें हम कौन सा रिसोर्स कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स। और 200 नॉटिकल माइल्स जो है वहाँ तक हमारा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ उसको कहते हैं। तो यहाँ तक किसी भी कंट्री का रिसोर्स है, यहाँ तक कोई कंट्री यूज़ कर सकती है 200 नॉटिकल माइल तक, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। 3 तरह का जोन है, हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। और उसके बाद फिर ओपन ओशियंस हैं, 200 नॉटिकल माइल से आगे अगर ओशियंस हैं तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जांपल होगा। वहाँ जो कोई कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं समुद्र में तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स हैं। ये 200 नॉटिकल माइल इंडिया के लिए है, सभी देशों के लिए 200 नॉटिकल माइल नहीं है। किसी देश का छोटा सा कोई अगर एरिया है, बहुत ही छोटा देश है, तो उसका ओशियन में बाउंड्री 200 नॉटिकल माइल तक नहीं होगी, लेकिन ये इंडिया के सेंस में है। इंडिया, जैसे कि हाल ही में इंडिया गॉट राइट्स टू माइन मैग्नीज नोडल्स, मैग्नीज निकालने का ओशियन से, फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशियन के बेड से, बियॉन्ड द EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे था, उससे बाहर था। लेकिन इसके बावजूद भारत को ये अधिकार मिला है कि वो वहाँ से मैग्नीज निकाल सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये राइट्स मिली है। अपने मन से भारत नहीं निकाल सकता है 200 नॉटिकल माइल से अगर आगे कोई रिसोर्स है तो ज़्यादा। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए ये है हमारे 3 तरह के बाउंड्रीज़ हैं। एक है टेरिटोरियल सी, जो कि हमारे कोस्ट से, मान लेते हैं ये हमारा कोस्ट है, किनारा है समुद्र का, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम बेस लाइन। कौन सा रीजन कहलाता है, ये टेरिटोरियल सी। और इस टेरिटोरियल सी में ये जो 12 नॉटिकल माइल तक है, इसमें वही उतना ही अधिकार है, उतना ही राइट्स है, अथॉरिटी है इंडियन गवर्नमेंट का, जितना कि अपने लैंड पे है। लैंड बाउंड्री के अंदर में जितना अधिकार है उतना ही 12 नॉटिकल माइल तक भी अधिकार है। और हमने नेशनल रिसोर्स में पढ़ा भी था भी कि नेशनल रिसोर्सेज में विद इन अ बाउंड्री एंड 12 नॉटिकल अप टू 12 नॉटिकल माइल। अच्छा, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर। वाटर में और एयर में जो डिस्टेंस मापी जाती है वो नॉटिकल माइल में मापी जाती है। तो 1 नॉटिकल माइल मीन्स 1.8 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल तक है टेरिटोरियल सी, और इसके बाद 12 नॉटिकल माइल और आगे, यानी टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल, और बेस लाइन से देखें तो 24 नॉटिकल माइल। कौन सा कहलाता है, कंटिजुअस जोन, इसको कहते हैं कंटिजुअस जोन। और इस कंटिजुअस जोन में इंडिया को कस्टम लेने का राइट है। अगर कोई जहाज़ यहाँ आ जाती है 12 यहाँ तक, अगर मान लेते यहाँ तक है, इधर से कोई जहाज़ आ जाती है और इसको पार कर जाती है इस लाइन को, यानी कंटिजुअस जोन में आ जाती है, तो उसे कस्टम ड्यूटी देना होगा, टैक्स देना होगा। और क्लीननेस, इन्वायरमेंट क्लीननेस, इतना दूर तक जो समुद्र की, ओशियंस की साफ़ सफाई है, ये पूरी जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर में है। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम दी टेरिटोरियल सी, और बेस से 24, बेस से ही 200 नॉटिकल माइल तक, बेस से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, EEZ।
और इसमें इंडिया अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, तो वो निकाल सकता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना हो तो ये कर सकता है। ऑयल अगर है तो वो भी निकाल सकता है, इंडिया एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि बॉम्बे है वो बॉम्बे से 160 किलोमीटर है फ्रॉम दी कोस्ट से बॉम्बे है। तो वहाँ से पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, क्रूड ऑयल। तो वो तो 160 है, देखिए इसके आगे ही होगा, कंटिन्यूअस जोन के आगे ही होगा, है ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती होगी वो। और कोई आइलैंड्स वगैरह हैं तो वो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्रिएट कर सकता है, बना सकता है आर्टिफिशियल आइलैंड। तो ये सारी अथॉरिटी है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। अब इसके आगे जो है ये देख रहे हैं हाई सी, ये वाला इलाका, ये ओपन ओशियन कहलाता है। और इसमें जो रिसोर्स पाए जाएंगे उसे हम कौन सा कहेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स। और यहीं से मैग्नीज निकालने का इंडियन ओशियन में हाल ही में राइट मिला है भारत को। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला है इसमें पोटेंशियल रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल राजस्थान और गुजरात में ह्यूज पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी का। वहाँ हवाएं भी बहुत तेज़ चलती है और धूप भी काफ़ी कड़ी रहती है, काफ़ी तेज़। तो सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी का काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं किया है। हम लोगों ने कोई प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं किया है। तो ये एक पोटेंशियल रिसोर्स है, पोटेंशियल तो है लेकिन अभी तक उतना यूज़ नहीं हो पा रहा है। जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी, सोनाटा यानी सोन नर्मदा और तापी रीजन में, ये रिवर के रीजन में जियोथर्मल एनर्जी है। बहुत सारे स्प्रिंग्स निकलते रहते हैं जिसका यूज़ किया जाता है, हॉट वाटर जो कि ज़मीन के अंदर से निकलते रहते हैं, गर्म पानी, कुंड टाइप का। तो ये इसका यूज़ किया जा सकता था, तो लेकिन अभी हो नहीं रही है। टाइडल एनर्जी इन कोस्टल रीजन, जो टाइड होती है उसमें भी तो एनर्जी होती है, तो उससे भी बिजली बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अभी उतनी बड़े हमारे देश में शुरू नहीं हुई है। तो पर ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। इसके बाद है डेवलप्ड रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। Developed resource which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। ऐसे रिसोर्स जिनको कि सर्वे कर लिया गया है, उनका क्वालिटी कितना है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, ये सारे डिटरमाइन कर लिए गए हैं फॉर द यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन शुरू भी हो चुकी है। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, रिवर्स, ये सारे क्या हैं, सर्वे कर चुके हैं, इनकी क्वालिटी हमें पता है, क्वांटिटी पता है हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ है, और हमने इसका यूज़ भी शुरू कर चुका है। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स। वी हैव टेक्नोलॉजिकली टू एक्सेस दिस रिसोर्स एंड नो हाउ टू यूटिलाइज देम। हम लोगों ने ऐसे रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर चुके हैं और हम जानते भी हैं कि हम इनका यूज़ कैसे करें, लेकिन पोटेंशियल को अभी हम उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि डेवलप को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है तीसरा, इसी में स्टॉक किसे कहते हैं, रिसोर्सेज विच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन बींग्स बट विदाउट हैविंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी दिस कैन नॉट बी यूज्ड। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, स्टॉक। यानी ऐसे रिसोर्स जिसमें ये पोटेंशियल हो कि वो ह्यूमन बींग्स की ज़रूरतों को पूरा कर सके, एनर्जी की अगर ज़रूरत है तो वो एनर्जी दे सके, लेकिन कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम लोगों के पास हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉक। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोगों को तो पता है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ किया जा सकता है, खास करके हाइड्रोजन का। बट वी हैव नो टेक्नोलॉजी टू यूज देम। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम हाइड्रोजन को अलग कर ले, ऑक्सीजन को अलग कर ले और फिर इसके बाद उसका हम यूज़फुल तरीके से यूज कर सकें। मीन्स वी डोंट नो हाउ टू यूज़। इसका मतलब है कि हम स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक का मीनिंग हम क्या समझेंगे कि पोटेंशियल तो है लेकिन वी डोंट नो हाउ टू यूज, कि हम इसका यूज कैसे करें यही हमें पता नहीं है। सक्सेसफुल डिसैलिनेशन ऑफ साल्ट वाटर में से सैलिनिटी को, नमकीनपन को हटाकर उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके पीने लायक बनाया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे कंट्री की वो जो वाटर की प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी निकल चुकी है, इजराइल के पास आई है, इंडिया को गिफ्ट भी किया था कुछ साल पहले इस तरह का एक मशीन, लेकिन प्रोटोटाइप नहीं दिया, प्रोटोटाइप अभी भी उसी के पास में है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू यूज, है ना। इसके बाद है रिजर्व्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड देयर प्रेजेंट क्वांटिटी इज नोन बट दे आर नॉट यूज्ड एंड केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। ऐसे रिसोर्स
जिनको कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनकी क्वांटिटी भी हमें पता है, लेकिन अभी उसका यूज़ नहीं किया जा रहा, उसे फीचर के लिए रख दिया गया है, केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, रिजर्व्स। जैसे कि यूएसए के पास हैज प्लेंटी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस बट केप्ट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। यूनाइटेड नेशन के पास बहुत सारे ऑयल और नेचुरल गैस हैं, लेकिन वो अपना ऑयल और नेचुरल गैस का अभी यूज़ नहीं कर रहा है, वो दूसरे देशों से खरीद रहा है। बल्कि ऑयल और नेचुरल गैस के कारण तो वो कई बार लड़ाइयाँ लड़ चुकी है, युद्ध कर चुका है, वार, लेकिन अपना यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, और जब पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगा तब अपना यूज़ करेंगे। वाटर इन द रिवर और रिवर इन डैम्स में जो वाटर जमा है ना, वो भी एक रिजर्व के रूप में है। नदियों में भी बहुत सारी पानी है जिसका कि हम उतना भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे हम बचा कर रखे हुए हैं। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, बट डिफरेंस इज दैट इन स्टॉक वी डोंट नो हाउ टू यूज एंड इन रिजर्व्स वी डोंट वांट टू यूज। तो रिजर्व्स क्या है, सबसेट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का ही एक सबसेट है, लेकिन अंतर यह है कि स्टॉक में हम डोंट नो हाउ टू यूज, कि हम उसका यूज़ कैसे करें ये नहीं जानते हैं, जबकि रिजर्व्स में हम उसको अभी यूज करना नहीं चाहते हैं, है ना, वहाँ उसमें जानते नहीं हैं, इसमें चाहते नहीं हैं। Development of resources are the important for the survival as well as quality of life of for human beings। रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमको अलग अलग तरह की रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू मेजर प्रॉब्लम्स। लेकिन अंधाधुंध तरीके से, बेतरतीब तरीके से जो हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और हो रही है। जैसे कि कुछ हम देखते हैं, रिसोर्सेज हैज डेवलप्ड फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ह्यूमन। इंसान की, ह्यूमन की लालच को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स क्या हो गए हैं, डिप्लेट हो गए हैं, घटते चले गए हैं, घट गए हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू डिवीजन इन सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड नॉट हैव, और रिच एंड पुअर। देखिए पूरे हमारे वर्ल्ड में जो कास्ट होती है वो दो ही होती है, रिच एंड पुअर, दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो गरीब या अमीर, दो तरह के लोग होते हैं, हैव्स वाले एंड नॉट हैव वाले, जिनके पास बहुत कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज को जमा करके हमारे सोसाइटी में डिवीज़न हो गई है। कुछ लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं, हैव्स, और कुछ के पास कुछ नहीं है, कुछ बहुत धनी हैं तो कुछ बहुत गरीब हैं। और तीसरा, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हम लोग जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इससे बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाना, जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। ये सारे क्या हुए हैं, रिसोर्स के इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ के कारण। कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि देयर इज अ नीड ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स को बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए, सभी तक रिसोर्सेज इक्वल पहुंचना चाहिए। कंक्लूजन क्या निकलता है, देयर इज ए नीड ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी को बराबर रिसोर्स मिलना चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा और किसी को बहुत कम नहीं। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द environment, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट बाय कीपिंग इन द माइंड अबाउट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ऐसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि हम इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हम डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट में हम डेवलपमेंट करें बाय कीपिंग इन द माइंड, दिमाग में हम रखें, ध्यान में रखें किसको, अबाउट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि जितने भी कोल्स हैं वो सारे के सारे हम काफ़ी तेज़ी से हम उस सारे के सारे का यूज़ कर ले, जितने भी मिनरल्स हैं सबका हम यूज़ कर ले इनडिस्क्रिमिनेट रूप से। ऐसा नहीं, फ्यूचर के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हम इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ लें, वो जो भी डेवलपमेंट करें, वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, ऐसे डेवलपमेंट को हम कौन सा डेवलपमेंट कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कई सारे मीटिंग्स हुई है, कई सारे ऐसे समिट्स हुए हैं, कांग्रेस हुई है। तो हम देखते हैं कौन कौन से समिट हुए हैं। तो पहला है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 ब्राज़ील में ग्लोबल एक समिट हुई 1992 में। रियो डी जेनेरियो एक शहर है जहाँ पे कि 100 हेड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स मीट, वहाँ पे मिले। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया समिट था।
इस समिट का मीटिंग क्या था? तो ऑब्जेक्टिव था फॉर एड्रेसिंग, उद्देश्य क्या था इस समिट का, मीटिंग का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो आई है इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन को लेकर, है ना, जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है इसको लेकर, ये जो अर्जेंट प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करता हुआ कि इसको हम कैसे प्रोटेक्शन कर दें। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, पूरे ग्लोबल लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक यानी हमारे सोसाइटी का भी और इकोनॉमिक का भी, दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे सोसाइटी का नहीं हो रहा है, गरीब गरीब है, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स आई है उसको लेकर क्या प्रोटेक्शन किया जाए, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, ये इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव। लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने डिक्लेरेशन पर साइन किया। दिस समिट इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21, और ये समिट इंडोर्स किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल की, जंगलों को लेकर, एक फॉरेस्ट को लेकर एक ग्लोबल प्रिंसिपल बनना चाहिए कि हमें कितना परसेंट अपने कंट्री में रखना चाहिए, इतना परसेंट तो हमारे कंट्री में टोटल लैंड के ऊपर में इतना परसेंट तो लैंड फॉरेस्ट होना ही चाहिए, या फिर उसका अगर हमें अगर यूज़ ही करना हो तो किस तरीके से यूज़ करें। इन सारी चीज़ों को लेकर फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनी इस समिट में ही। एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21, और एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया। जैसे कि यूनाइटेड, इस तरह के और भी बहुत सारे मीटिंग हुए हैं और होते ही रहते हैं, जैसे कि है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है इसको लेकर UNCC की एक मीटिंग भी हुई है। इसी तरह का समिट पेरिस 2015 में, जिसमें हमारे देश से, हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए थे। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 इज़ द मेजर 21 ऑब्जेक्टिव। इसमें 21 ऑब्जेक्टिव थे, हालांकि बाद में इसमें बहुत सारी जोड़ी गई, लेकिन एट ए टाइम उस समय 21 ऑब्जेक्टिव थे, इसलिए इसका नाम एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 इज़ द मेजर 21 ऑब्जेक्टिव साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा 21 का? तो टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशंस को माइंड में रखते हुए, प्रेजेंट में डेवलपमेंट, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 क्या है? तो टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू कंट्रोल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको सभी ने ये तय किया इस मीटिंग में कि हमको कंट्रोल करना है इन्वायरमेंटल डैमेज को, जितने भी कंट्रीज़ के हेड्स आए थे 100 से ज़्यादा, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, डिजीज़ के ऊपर में भी काबू पाना है ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साझा जिम्मेदारी। ऑल कंट्रीज हैव टू मेक देयर ऑन लोकल एजेंडा बेस्ड ऑन ग्लोबल एजेंडा 21। सारे कंट्रीज़ को अपना अपना लोकल एजेंडा भी बनाने के लिए कहा कि आपको ये 21 एजेंडा तो फॉलो करना ही है, इसके अलावा आप चाहें तो अपने कंट्री के लिए भी लोकल एजेंडा क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई पॉवर्टी ना हो, जीरो हंगर, है ना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी का एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वलिटी हो, क्लियर वाटर सैनिटेशन। तो इस तरह के देख सकते हैं यहाँ पे 17 हैं सस्टेनेबल गोल्स। ये एजेंडा 21 के नहीं, एजेंडा 21 में भी यही सारी चीज़ें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे देख सकते हैं 40 है, तो यहाँ पे पहले बहुत सारे थे और बाद में और भी कुछ जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे यह है एजेंडा 21 के, इसमें से कुछ हैं। यह है स्टेप्स ऑफ लोकल एजेंडा। अगर कोई लोकल एजेंडा अपने कंट्री के लिए बनाना चाहता है तो ये देखिए क्या क्या एक्शन प्लान, फिर मेजर्स एक्शन से इफेक्ट्स, फिर प्रोसेस, ऑर्गेनाइज द रनिंग, ट्रेन, रैली टीम बनाना होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद ये हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग किसे कहते हैं? वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्लानिंग। हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं और उनका एक्यूमुलेशन भी अलग अलग जगह पे है। डाइवर्सिटी है हमारे रिसोर्सेज में। इंडिया हैज़ रिच डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि रिसोर्सेज में काफ़ी रिच हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, MP, ये सारे रिच हैं मिनरल्स में, कोल्स में। इन सारे रिसोर्सेज में यहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जबकि अरुणाचल
प्रदेश या उत्तराखंड, यहाँ पे मिनरल्स तो नहीं है लेकिन वाटर रिसोर्सेज बहुत है। डैम्स बहुत अच्छी तरीके बहुत बन सकती है यहाँ पर, और काफ़ी इफिशियंट डैम्स बन सकती है रिवर्स के ऊपर में। तो वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर ना वाटर रिसोर्सेज है ना मिनरल्स हैं। कुछ गुजरात के कुछ पार्ट में क्रूड ऑयल्स पाए जाते हैं लेकिन मेनली नहीं। राजस्थान में तो वो भी बहुत कम है, मीका वगैरह कुछ कुछ इलाके में पाए जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा नहीं। तो राजस्थान और गुजरात ये सारे मिनरल्स में उतने नहीं हैं, लेकिन विंड और सोलर रिसोर्सेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्स, लेकिन वाटर ही नहीं है। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द लोकल, रीजनल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। इसलिए एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की हमको ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि हम ये प्लान कर सकें कि कौन सा रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे कहीं पे कम रिसोर्सेज हैं, कहीं पे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो उनका हमको किस प्रकार यूज़ करना है। सो देयर इज़ ए नीड ऑफ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग, लोकल लेवल पे, रीजनल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, किस तरीके से रिसोर्स का प्लान किया जाए। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें क्या क्या किया जाए। तो सर्वे, मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट्स। तो जितने भी रिसोर्स हैं उनका आइडेंटिफाई किया जाए, उनका इन्वेंशन किया जाए, सर्वे किया जाए, उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाए कि उनकी क्वालिटी कितनी है, कैसी है, उनका क्वांटिटी कितना है, उनका एस्टिमेशन और मेजरमेंट करना। ये फर्स्ट प्रोसेस है। दूसरा है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बने विथ टेक्नोलॉजी स्किल्स के साथ, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, स्किल्स हो एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। और फिर इंस्टीट्यूशंस में वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सारे सेटअप किए जाए। तीसरा है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हमारे कंट्री का जो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट का प्लान है उससे हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान मैच होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद इनडिस्क्रिमिनेटली एंड इरेशनली ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इनडिस्क्रिमिनेट और इरेशनली, बिना सोचे समझे जो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इससे ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मिनिमाइज ओवर यूटिलाइजेशन थ्रू रिसाइकलिंग। तो हम इसको कम कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? तो हम क्या करेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जैसे सोलर एनर्जी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, है ना। एंड मिनिमाइज ओवर यूटिलाइजेशन, और ओवर यूटिलाइजेशन हम कम करें, यानी यूटिलाइज हम कम करें थ्रू रिसाइकलिंग के थ्रू। मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मिनिमाइज ओवर यूटिलाइजेशन थ्रू रिसाइकलिंग। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, इसका हम यूज़ करें और रिसाइकल करें। किसी भी रिसोर्सेज को हम बार बार यूज़ करें, उसे केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा चेंज करके, ताकि जो यूटिलाइजेशन हो, ओवर यूटिलाइजेशन हो, वो कम हो सके, मिनिमाइज हो सके। महात्मा गांधी प्रोस्पेक्टिव टुवार्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। महात्मा गांधी का क्या नज़रिया था रिसोर्स को कंजर्वेशन के लिए, रिसोर्स के संरक्षण के लिए, उसे बचाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने अपनी आवाज़ उठाई है, आवाज़ रेज्ड हिज वॉइस टुवार्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। महात्मा गांधी का मानना था कि रूट कॉज फॉर डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रीडी, सेल्फिश, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि जो मेन कारण है, जड़ है रिसोर्स के डिप्लेशन का, वो है ग्रीडी, लालच, सेल्फिश, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये जो आज हमारी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने सारे मशीन्स आ गए हैं, तो इसके कारण ये सबसे बड़ा रूट कॉज है कि लोग बहुत अंधाधुंध तरीके से निकाल रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन बट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। मासेस मीन्स पीपुल, लार्ज पीपुल। तो महात्मा गांधी का मानना था कि प्रोडक्शन मास में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन हम किए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। बट विथ द प्रोडक्शन बाय मासेस, बल्कि लोगों के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए। बहुत सारे लोग मिलकर प्रोड्यूस करें, ना कि एक ही लोग कई सारे लोगों के लिए ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करें, ऐसा नहीं करें। देयर इज एनफ फॉर, महात्मा गांधी का ही कहना था, कोट, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। कि हर किसी की ज़रूरत के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए कुछ नहीं है ना। तो 1992 में ये रियो डी जेनेरियो में जो हुई थी ग्लोबल अर्थ समिट, उससे पहले भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर।
इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन को लेकर, जैसे कि क्लब ऑफ रोम, ये ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968 इन मोर सिस्टमेटिक वे। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर आवाज़ उठाने वाला क्लब ऑफ रोम था इन 1968। इसके बाद अर्नेस्ट फ्रेडरिक शूमाकर, ए जर्मन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ये जर्मन ब्रिटिश थे, यानी जन्म इनका जर्मन में हुआ था लेकिन बाद में सिटीजनशिप ब्रिटेन की ले ली थी। तो अर्नेस्ट फ्रेडरिक शूमाकर ये इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने गांधी की जो फिलोसफी थी, जो नज़रिया था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसे अपने बुक के थ्रू भी प्रेजेंट करने का काम किया। और उस बुक का नाम इन्होंने क्या रखा, इनटाइटल्ड, क्या था उसका बुक का, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, कि छोटा जो होता है वो खूबसूरत होता है। बिगर इज़ बेटर, इसके अपोजिट में एक अलग थ्योरी चलती है कि बिगर इज़ बेटर, मतलब अगर ज़्यादा है तो अच्छा है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, कि हमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है ना, वही खूबसूरती है। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इन 1974 में ये इन्होंने बुक भी रिलीज किया था E.F. शूमाकर ने। इसके अलावा और भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, कमीशन बनी थी, ब्रंडटलैंड कमीशन, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा फॉर्म किया गया था इन 1983। ब्रंडटलैंड कमीशन फॉर्म्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन 1983, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इस कमीशन ने 1987 में। इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रंडटलैंड कमीशन ने दिया था, एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, और रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बाद में इसी कमीशन ने एक बुक भी पब्लिश किया ब्रंडटलैंड कमीशन ने, और उस बुक का टाइटल क्या है, नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। लैंड रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है हमारे हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, चाहे एरोप्लेन ही क्यों ना हो, कुछ ही देर के लिए वो एयर में रह सकता है, लेकिन उसे भी लैंड पे ही आना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम ही, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, लैंड रिसोर्स। इंडिया के पास बहुत ही डाइवर्स लैंड है, मतलब कहीं माउंटेन है तो कहीं प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, आइलैंड्स हैं, तो तरह तरह के लैंड हैं। 43% लैंड एरिया इज़ प्लेन, 43% जो इंडिया का लैंड एरिया है वो क्या है, प्लेन है टोटल एरिया का। दैट प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तो मेनली प्लेन में ही हो सकता है ना, प्लेन लैंड पे। अबाउट 30% लैंड इज़ माउंटेन, और 30% लैंड क्या है, माउंटेन है। सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर, जिसमें से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। टूरिज्म के लिए भी लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं टूरिज्म के लिए, एंड इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के लिए भी। अबाउट 27% लैंड एरिया इज़ प्लेटू, 27% लैंड एरिया क्या है, प्लेट्यू है, जैसे कि मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। रिच इन मिनरल्स, जितने भी प्लेटू हैं सभी रिच होते हैं मिनरल्स में, तो रिच इन मिनरल्स। फॉसिल फ्यूल्स, कोल वगैरह, एंड फॉरेस्ट, और कुछ जंगल भी पाए जाते हैं प्लेट्यूज पे। तो 27% लैंड एरिया क्या है, प्लेट्यूज है। लैंड यूटिलाइजेशन, पहला है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है एक जो कि लैंड को यूटिलाइज किया हुआ है। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ लैंड ऐसे हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये दो तरीके के हैं। पहला है बैरन एंड वेस्ट लैंड, बैरन मीन्स बंजर, और वेस्ट लैंड वेस्ट है जैसे कि डेजर्ट्स, है ना। इसके बाद दूसरा है इसी में कि लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर भी नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। जैसे कि बिल्डिंग, जिस लैंड पे बिल्डिंग बन गई हो, रोड्स बनी हो, फैक्ट्री, रेलवे, एयरपोर्ट्स, तो इन पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्या, खेती नहीं। तो ये भी किस में आएंगे, तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन वाले ही कॉलम में, सबसेट में, इसी का सबसेट है। इसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, नॉट फैलो लैंड, यानी फैलो मतलब लैंड में होता है परती जमीन, जो परती हो कुछ सालों के लिए, एक सालों के लिए, 1 एग्रीकल्चरल या मोर देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, 5 एग्रीकल्चरल ईयर, तो फैलो लैंड। तो एक है परमानेंट पैस्चर्स, जो कि जहाँ पे कि चारागाह, जहाँ पे कि कैटल्स जाते हैं, कैटल्स को ले जाया जाता है खिलाने के लिए, तो परमानेंट पैस्चर्स जो परमानेंट हो चुके हैं, मतलब वहाँ पे खेती वगैरह कुछ होती नहीं है, केवल जानवर ही जाकर, कैटल्स ही जाकर घास खाते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप, कुछ लैंड ऐसे हैं जो कि ट्रीज़ कवर किया हुआ है, क्रॉप्स अलग अलग दूसरे तरह के क्रॉप्स हैं, ग्रुप्स हैं, जैसे कि मैन ग्रुप्स है सुंदरबन का, तो वो भी लैंड क्या यूज़ हो सकती है खेती के लिए, नहीं। इसके बाद इसी में है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, सी में देखिए कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, 5 सालों से ज़्यादा समय तक के लिए अगर कोई लैंड पे कल्टीवेशन नहीं हुई है, मीन्स अनकल्टिवेटेड है, तो ऐसे लैंड को
हम क्या कहेंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड, 5 साल से ज़्यादा। इसके बाद है फैलो लैंड, पड़ती ज़मीन। क्या है फैलो लैंड? करेंट फैलो लैंड हो पहला है, और दूसरा है अदर देन करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड किसे कहेंगे? लेफ्ट फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, 1 साल के लिए या 1 साल से कम समय के लिए जिस जमीन को छोड़ दिया गया हो खाली, उसे हम कहते हैं करेंट फैलो लैंड। फार्मर्स जनरली ऐसा करते हैं ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश हो सके, फिर से रिन्यू आ सके, फर्टिलिटी उसकी फिर से इंक्रीज कर सके, इसलिए कुछ समय के लिए खेत को छोड़ दिया जाता है, जैसे हम करेंट फैलो लैंड कहते हैं। अदर देन करेंट फैलो लैंड, ऐसे लैंड जिन्हें कुछ 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए छोड़ दिया गया हो, एग्रीकल्चरल ईयर्स तक के लिए छोड़ दिया गया हो, ऐसे हम क्या कहते हैं, अदर देन करेंट फैलो लैंड। और 5 साल से ज़्यादा समय के लिए छोड़ दिया गया है तो फिर वो उसमें आ जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड में, है ना। इसका फिफ्थ है नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस, यहाँ डाउन नहीं होगा, यहाँ सोन होगा। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, एक एग्रीकल्चरल ईयर में जो एरिया सोन की जाती है, बोई जाती है, जिस पे खेती होती है किसी एग्रीकल्चरल ईयर में, उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और इसे क्रॉस क्रॉप्ड एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो 1 साल 1 एग्रीकल्चरल ईयर में जितने रीजन्स में क्रॉप्स को कल्टिवेटेड किया जाता है, सोन किया जाता है, बोया जाता है बीज, जिसमें खेती होती है, ये रेगुलर होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया। यहाँ 2 पाई चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जनरल लैंड यूज कैटेगरीज के हैं। एक है आपको 1961 60-61 का, और दूसरा है आपको 2014-15 का। तो ये है 1961 का, और ये है 2014-15 का। ये पाई चार्ट आपके बुक में हो सकता है कि डिफरेंस हो, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि डाटा डिफर कर सकता है। ये 2014-15 का है, आपका हो सकता है प्रीवियस डाटा हो तो कुछ अलग हो, तो आपको ये कंपैरिजन करके खुद से देखना होगा, लेकिन हमने ये 2014-15 लेटेस्ट हमने लिया है। तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से फॉरेस्ट, ये वाला फॉरेस्ट है 18.11%, ये फॉरेस्ट बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड वो है 18.11%। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस वो था, ये है 1960-61 का है, 1960-61 का है ये, है ना, पाई चार्ट। इसके बाद हम इसी तरह से देख सकते हैं परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है यहाँ पे 4.71% इस वाला में, है ना। अब ये 2014-15 में कुछ चेंजेस आ गई है, जैसे कि देखिए नेट सोन एरिया यहाँ डिक्रीज हो गई है, घट गई है। हो सकता है आपके बुक में इंक्रीज कर गई हो, प्रीवियस डाटा हो तो इसलिए आप डाटा एक बार चेक कर लेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो इंक्रीज की है ना, ये 18.11% है, जबकि 2014-15 में 23.3% आ गई है। फिर इसके अलावा हम बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है, वो था 18.11%, तो इस बार हम देख सकते हैं कि 5.5% हुई है, यानी घटी है, यानी बैरन लैंड और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड को यूज़ किया गया है ना, इसलिए घटी है 18.11 से 5.5%। तो ये आप देख सकते हैं नेट सोन एरिया 46.26% है, और यहाँ पर 45.5% है, तो नेट सोन एरिया घट गई है, क्योंकि जिस खेतों पे पहले कल्टीवेशन हुआ करता था, हो सकता है वहाँ बिल्डिंग बन गए हों, क्योंकि अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रही है। यहाँ आप देख द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय, पहला है फिजिकल फैक्टर। कोई भी लैंड का यूज़ कैसे किया जाए तो वो 2 तरीक़ों से डिटरमाइन किया जाता है। पहला फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ये सारे आते हैं फिजिकल फैक्टर, इसके बेसिस पर लैंड का यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर, पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर, इस बेसिस पर द यूज ऑफ लैंड इज यूज्ड। हमारी टोटल जोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 93% डाटा ही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ स्टेट्स के डाटा इसमें इंक्लूड नहीं है, और जम्मू एंड कश्मीर POK ऑक्यूपाई किया हुआ है, और कुछ चीन भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उन रीजन्स का इसमें डाटा नहीं है, लेकिन हम तो मानते हैं ये हमारा ही है ना, लेकिन सर्वे नहीं हो सका क्योंकि उसके अंदर में है। तो 93% ये एस्टिमेटेड डाटा है, इसके अनुसार 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। 1960 से 2014-15 में हमने देखा कि फॉरेस्ट एरिया तो इंक्रीज की है, लेकिन स्टिल इट इज़ लेस देन डिज़ायर्ड 33%। लेकिन अभी भी ये जो डिज़ायर्ड चाहिए, जो ज़रूरत चाहिए, 33% होना चाहिए टोटल लैंड एरिया का, क्या, फॉरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत होनी चाहिए 33% ज़मीन पर जंगल, फॉरेस्ट।
लेकिन अभी भारत में नहीं हुई है। लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, ये भी हमने अभी देखा था। नेट सोन एरिया हैज़ डिक्रीज्ड, हमारे में डिक्रीज किया है, आपका डाटा देख लेंगे। बट इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज इट इज़ 80% ऑफ लैंड एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। तो ये अलग अलग राज्यों में भी जो नेट सोन एरिया है वो यहाँ भी सोन होगा, यहाँ सोन कर लेंगे, नेट डाउन है सोन। अलग अलग स्टेट में ये नेट सोन एरिया डिफ़र कर सकती है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में 80% रीजन्स पे, 80% इलाके पे, लैंड पे खेती होती है रेगुलरली, है ना, कल्टीवेशन होती है नेट सोन एरिया। जबकि कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, यहाँ पर 10% ही नेट सोन एरिया है। बैरन एंड वेस्टलैंड, नॉन एग्रीकल्चर, रॉकी, माउंटेन, एरिड एंड डेजर्ट। तो बैरन और वेस्टलैंड का ये सारे एग्जांपल हैं। रॉकी माउंटेन है, एरिड है जैसे कि डेजर्ट वगैरह, तो ये एरिड में ही आते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, इसमें अगर कोई लैंड चली गई है तो वो भी अनकल्टिवेटेड है, अनयूजेबल है। रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज। कंटिन्यूस एंड इंडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड हैज लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। तो कंटिन्यूस और अंधाधुंध तरीके से जो हम लैंड का यूज़ किए हैं बहुत लंबे समय से, इसके कारण लैंड में क्या आ चुकी है, डिग्रेडेशन आ चुकी है, क्लैरिटी भी घट गई है, बहुत जगह पे इरोजन हो गई है। तो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में सभी को। लैंड डिग्रेडेशन, ओवर 95% बेसिक नीड्स जो ह्यूमन्स के हैं, फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, चाहे आप कपड़ा क्यों ना पहनता हो, कॉटन से ही आती है ना। शेल्टर हो, घर बनाते हैं तो उसमें भी मिट्टी के ही चीज़ों से बनती है वो। आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, ज़मीन से ही मिलती है। देयर आर 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड डिग्रेडेड इन इंडिया। 130 मिलियन हेक्टेयर, 1 मिलियन 10 लाख, इतना हेक्टेयर लैंड डिग्रेड हो चुका है, बेकार हो चुका है भारत में। इन विच 28% इज फॉरेस्ट डिग्रेडेड, जिसमें कि 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड के कारण हुआ है, फॉरेस्ट के कट जाने के कारण हो चुकी है। 56% ऑफ इट इज़ वाटर इरोडेड एरिया, 56% वाटर के बहने के ने मिट्टी को बहा दिया, वाटर ने इरोजन कर दिया, इसके कारण हो गई है डिग्रेडेशन 56%, 130 मिलियन का। एंड रेस्ट, और जो रेस्ट है 16% इज डिग्रेडेड बाय सैलाइन एंड एल्कलाइन डिपोजिट। तो सैलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट के कारण, काफ़ी दिनों तक वाटर लॉगिंग होने के कारण वाटर में सैलिनिटी, एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हम आगे पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज से डस्ट पार्टिकल, सीमेंट इंडस्ट्री से, सेरामिक इंडस्ट्री से निकलती है, जो कि सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, ज़मीन पर, लैंड पर, और वाटर की इन्फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी को घटा देती है, वाटर की एल्कलिनिटी को, सैलिनिटी को बढ़ा देती है। तो वो भी एक रीज़न है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एंड ओवर इरिगेशन हैज़ कॉज्ड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के ये भी कारण है। माइनिंग करके, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को एक ही खेतों में काफ़ी, या एक ही लैंड पे काफ़ी दिनों तक जो है सो उन कैटल्स को खिलाया जा रहा है, चराया जा रहा है, तो इसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग साइट्स आर लेफ्ट आफ्टर एक्सकेवेशन लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस। माइनिंग साइट्स काफ़ी कई जगह पे ऐसे हैं कि जहाँ से कोयले निकालकर या आयरन निकालकर उसे खुला छोड़ दिया जाता है, तो इसके कारण गड्ढे बन चुके हैं, वो लैंड तो डिग्रेड हो चुका है, उसका यूज़ अभी हो ही नहीं सकता। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, माइनिंग करने के लिए जंगलों की कटाई। तो एक तो जंगलों की कटाई, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन, और माइनिंग करके छोड़ दिया, एक्सकेवेशन करके माइंस को खुला ही ओपन, तो वो भी लैंड डिग्रेडेशन। ये कारण है डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। ये कारण किस लैंड डिग्रेडेशन का है, किन राज्यों में, तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, माइनिंग के कारण, है ना, जंगलों की कटाई, इसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन कहाँ कहाँ, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इस राज्यों में ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हुई है। ओवर इरिगेशन, काफ़ी इरिगेशन करने से वाटर लॉगिंग, पानी जमा खेतों में रह जाती है, जिसके कारण सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, और उसके कारण लैंड क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो ओवर इरिगेशन क्या है, कहाँ कहाँ है, तो वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न वाला पार्ट, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है, ओवर इरिगेशन। इंडस्ट्री जनरेटेड डस्ट
जैसे कि मिनरल प्रोसेसिंग से सीमेंट इंडस्ट्री में, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन को पीसकर ही उसमें फिर जिप्सम वगैरह मिलाकर सीमेंट बनाई जाती है। तो ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन जब किया जाता है चूना पत्थर को, तो उससे डस्ट निकलते हैं और वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। सेरामिक इंडस्ट्री कैल्साइट और सोप स्टोन, इसको भी जब ग्राइंडिंग किया जाता है तो इसके भी डस्ट निकलते हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, फिर बाद में सेटल डाउन बॉटम एंड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉज्ड वाटर पोल्यूशन, विदाउट ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, बिना ट्रीटमेंट किए ही जो वेस्ट हैं उनको वाटर में बहा दिया जाता है, तो इसका कारण वाटर पोल्यूशन। तो हमें लैंड को कंजर्व करके रखना चाहिए और लैंड को बचाना चाहिए। कैसे हम बचा सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं? तो पहला है एफॉरेस्टेशन, यानी फिर से हम फॉरेस्ट लगाएं। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग के ऊपर में प्रॉपर मैनेजमेंट और कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही ज़मीन पर एक ही खेतों में हम जानवरों को ज़्यादा कई दिनों तक चरा रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें बदल बदल कर यूज़ करना चाहिए। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स का शेल्टर बेल्ट लगाए एक रो में, हम आगे देखेंगे पिक्चर, एक रो में प्लांट्स को लगाएं तो ये भी, इससे भी लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जो सैंड ड्यून्स डेजर्ट्स में होते हैं वो उड़ते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जमा होते रहते हैं सैंड्स, है ना। तो अगर हम थॉर्नी बुशेस वहाँ पर अगर हो, कांटेदार झाड़ियाँ, तो वो क्या करेगी, सैंड को उड़ने नहीं देगी, विंड उसको ब्लो नहीं कर सकती है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड जो भी हैं उन्हें अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें, फिर से रीयूजेबल बनाएं, तो लैंड का कंजर्वेशन हो सकता है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज करने से पहले जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। सॉइल एज ए रिसोर्स, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कोई भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में लाखों साल लग सकते हैं। मिट्टी बहुत आसानी से नहीं बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन इतना इजी नहीं है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, जैसे कि रिलीफ फीचर्स, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। ये पेरेंट रॉक या बेड रॉक जो है ये वाली, इसके ऊपर में सॉइल का कैसा टाइप होगा, किस टाइप का सॉइल होगा, उसके फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, इसमें क्वालिटीज़ क्या होगा, इस पर डिपेंडेंट है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम, वक्त भी, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी लैंड के फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे नीचे में है आर हॉरिजॉन, जिसे हम बेड रॉक कहते हैं। ये अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक्स हैं। इसके ऊपर में कोई क्लाइमेट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये ज़मीन के बहुत नीचे होते हैं ना, ज़्यादातर ये स्टोन्स के रूप में पाए जाते हैं और इसी से ये आगे वाला ऊपर वाला कन्वर्ट होता है, जिसे हम सी हॉरिजॉन या पेरेंट मटेरियल कहते हैं। ये सबसे स्ट्रैटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल इसको कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, इन सभी का इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद ऊपर में है बी हॉरिजॉन, जिसे हम सब सॉइल कहते हैं। ये वेदर रॉक्स है। सैंड एंड सिल्ट क्ले, इस सबसे इसमें ये बना होता है। पुअर ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होती है बट रिच इन मिनरल्स, लेकिन मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। तो हमारे अर्थ के अंदर में जो ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं वो यही बी हॉरिजॉन सब सॉइल। इसके बाद ऊपर में है ए हॉरिजॉन एंड थोड़ा सा एकदम क्रस्ट वाला पार्ट ओ हॉरिजॉन। ये टॉप सॉइल है, रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा है बट पुअर इन मिनरल्स, लेकिन इसमें मिनरल्स बहुत कम पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का क्लासिफिकेशन कई सारे टाइप्स पे किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशंस आर कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इन सब के बेसिस पर जो हमारे कंट्रीज़ में, इंडिया में सॉइल पाई जाती है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला है एलुवियल सॉइल, वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है ये हमारा, एंड इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो नेट सोन एरिया है वो इसी रीजन में है और सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन, फर्टिलिटी भी इसी की ज़्यादा है। इंटायर नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा कंट्री का, इंटायर नॉर्दर्न प्लेन वो एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। इट ऑल्सो एक्सटेंड अप टू गुजरात एंड राजस्थान थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। हम पिक्चर में आगे देखेंगे तो ये गुजरात और राजस्थान की तरफ भी बढ़ा हुआ है थ्रू ए नैरो कॉरिडोर के थ्रू। ये ग्रीन वाला है, ये वाला, ये है हमारा एलुवियल सॉइल। तो ये गुजरात और राजस्थान की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और इधर पाकिस्तान, इधर भी एलुवियल सॉइल है, ये पंजाब का, लेकिन हमको तो उससे लेना देना है नहीं, हमारे कंट्री की बाउंड्री तो यहीं तक है। तो ये सारे नॉर्दर्न प्लेन हैं और ये एलुवियल सॉइल से ही बने हुए हैं। कुछ एलुवियल सॉइल इधर भी है, कोस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे भी हैं।
और कुछ इधर ब्रह्मपुत्रा प्लेन में भी हैं, असम तरफ देख सकते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 हिमालयन रिवर, ये 3 हिमालयन रिवर सिस्टम से मिलकर बना है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। और इस रिवर सिस्टम में मेन रिवर और बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मैंने अभी आपको दिखाया, मेनली इन महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी डेल्टा में, ईस्टर्न वाले कोस्ट पे। कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें, सैंड, सिल्ट, क्ले, इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा एलुवियल सॉइल। व्हेन वी मूव islands towards the river valley, soil particles appears bigger, यहाँ inland होगा, island नहीं inland। तो जब हम मूव करते हैं इनलैंड की तरफ, टुवार्ड्स द रिवर वैली से होते हुए इनलैंड की तरफ, तो सॉइल पार्टिकल क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एलुवियल सॉइल का। इन द अपर ऑफ द रिवर वैली के अपर वाले पार्ट में, नियर द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ स्लोप ब्रेक होती है, ड्वार्स, चोस या तराई कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में इसे तराई कहते हैं, और हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स में, कंट्रीज, स्टेट्स में इसे द्वार्स कहते हैं। तो ये द्वार्स, चोस, तराई जो कि अपर ब्रेक ऑफ स्लोप है, इसके नज़दीक ये सॉइल्स थोड़े कोर्स हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज के आधार पर ओल्ड एलुवियल सॉइल, बांगर, इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स होता है, यानी कंकर के जो नूडल्स हैं ये इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है ओल्ड एलुवियल सॉइल में, जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर। न्यू एलुवियल सॉइल, जिसे हम खादर कहते हैं, इसमें फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एकदम महीन, है ना, एंड मोर फर्टाइल, और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं। Alluvial soil contains phosphoric acid, potash, lime, which are good for the growth of paddy, sugarcane, wheat and other crops. यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा हिमालय है, इधर से कोई रिवर निकली है, ये तराई है जहाँ स्लोप ब्रेक हो रहा है और यहाँ से प्लेन शुरू हो जाती है। ये है भांगर, देख सकते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये पहले फॉर्म हुई होगी, ये भी एलुवियल ही है, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बना, लेकिन काफ़ी सालों पहले। और ये यहाँ पर फ्रेश है, ये देख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खादर। ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, कॉटन सॉइल दोनों कहते हैं इसको। फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो लावा एंड क्लाइमेट कंडीशंस, लावा और फिर क्लाइमेट कंडीशंस के कारण, वेदर्स के कारण ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होता है लावा। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन, प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये साउथ ईस्ट में भी थोड़ा फैला हुआ है, गोदावरी, कृष्णा वैली तरफ भी, हम लोग मैप में देखेंगे आगे। क्वालिटीज़ इसकी क्या है, तो मेड अप ऑफ फाइन क्लेई मटेरियल, फाइन क्लेई मटेरियल से मिलकर बना है। गुड कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर को की होल्डिंग कैपेसिटी इसमें अच्छी है। न्यूट्रिएंट्स बहुत पाए जाते हैं इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम, लाइम, ये इसमें ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो डीप क्रैक्स आ जाते हैं, आप देखेंगे आप अपने बुक में भी एक पिक्चर दिया होगा ब्लैक सॉइल का, क्रैक्स होंगे, इसमें दरारें पड़ जाती है गर्मी के समय में। और वेट में जब ये बारिश का समय हो, वेट जो हो, पानी हो, तो फिर ये स्टिकी हो जाता है। इसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स इन लो रेनफॉल एरियाज, लो रेनफॉल वाले जो एरिया हैं वहाँ पर इग्नियस रॉक, क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स से ये रेड और येलो सॉइल बनता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, इसके अलावा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, गुण क्या है, तो इसका रेडिश कलर, रेड सॉइल का रेडिश कलर, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है या इग्नियस रॉक हैं, इसकी जो क्रिस्टलिन होते हैं इसमें आयरन्स पाए जाते हैं, और वो आयरन्स जब डिफ्यूज़ कर जाते हैं और फिर बाद में वही तो मिट्टी बनता है, वही रॉक्स तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर मिट्टी बनेगी, सॉइल बनेगी, तो वो डिफ्यूज़ होकर आयरन ऊपर आ जाते हैं, तो वो उसका कलर कैसा नज़र आता है हमको, रेड, और वो डिफ्यूज़ हो चुका है। अभी आयरन काफ़ी उसकी कैपेसिटी प्रॉपर्टीज़ आयरन की उसमें कम हो चुकी है, लेकिन कलर अभी भी है रेड। लुक्स येलो इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म, और हाइड्रेटेड फॉर्म में ये येलो दिखता है, हाइड्रेट जब इवापोरेशन हो जाए काफ़ी ज़्यादा, है ना, तो येलो टाइप का हो जाता है। लेटराइट सॉइल, ये लैटिन वर्ड लेटर से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ब्रिक। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल वाले रीजन में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, और हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इसमें ह्यूमस बहुत कम होती है, बिकॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर हाई होने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियाज हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसमें ह्यूमस रहती ही नहीं है, ह्यूमस नहीं बन पाती है, तो इसकी फर्टिलिटी कम होगी।
कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इन सारे रीजन्स में लेटराइट सॉइल का यूज पे टी और कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में रेड लेटराइट सॉइल में कैश्यू का प्रोडक्शन होती है, कल्टीवेशन की जाती है। एरिड सॉइल ये कहाँ पाया जाता है? तो ड्राई, हॉट और लेस मॉइस्चर वाले एरियाज़ में, जैसे कि राजस्थान में एरिड सॉइल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो रेड टू ब्राउन इन कलर, ये रेड से ब्राउन हो सकता है कलर में, सैंडी होते हैं टेक्सचर में, एंड सैलाइन इन नेचर। लो मॉइस्चर एंड ह्यूमस, इसमें मॉइस्चर नहीं क्योंकि ड्राई है ना, ड्राई रीजन में पाया जाता है, और ह्यूमस भी नहीं है। लोअर होरिजन ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कांकर एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स द इन्फ्लेटेशन ऑफ वाटर। तो इस सॉइल का जो लोअर वाला हॉरिजन वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं? कंकर होते हैं, कंकर पाए जाते हैं, जिसके कारण कि वाटर का इन्फ्लेटेशन नहीं हो पाता है। नीचे वाटर इसमें वाटर का इन्फ्लेटेशन नहीं हो पाता है। बाय प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल इन सम प्लेसेस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। लेकिन वेस्टर्न राजस्थान के कई सारे रीजन्स में डैम, कैनाल्स बनाकर डैम से पानी निकालकर वहाँ पहुँचाई गई है, इरीगेशन सिस्टम डेवलप हुई है, जिसके कारण अब थोड़ी बहुत यूज़ हो पा रही है। लेकिन अभी भी पूरे राजस्थान में इतना ज़्यादा इस एरिड सॉइल्स पे कल्टीवेशन नहीं होती है, कुछ ही रीजन्स में, वेस्टर्न राजस्थान जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान। इसके बाद फॉरेस्ट सॉइल, ये हिली और माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट के कारण इसका सॉइल का टेक्सचर बदल सकता है। लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, वैली के साइड्स में ये लोमी और थोड़ा सिल्टी होता है, जबकि अपर स्लोप्स में ये थोड़ा सा कोर्स होता है, थोड़ा सा लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स इन अपर स्लोप्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है आपका हमारा मैप और इंडिया का मैप, और इसमें हम देख सकते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, ये वाला फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस है, थोड़ा सा इधर भी है अरुणाचल प्रदेश तरफ भी। एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन पूरा एलुवियल सॉइल से ही बना है। रेड एंड येलो सॉइल, ये डेक्कन प्लेटू तरफ भी हम देख सकते हैं, ये पूरा डेक्कन प्लेटू है, मालवा डेक्कन प्लेटू है। इसके बाद है ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल हम इस रीजन में पाए जाते हैं। लेटराइट सॉइल थोड़ा सा यहाँ पर है, और राजस्थान वाले पार्ट में थोड़ा सा गुजरात और राजस्थान के पास, और उड़ीसा में भी थोड़ा लेटराइट सॉइल। एरिड सॉइल यहाँ पर हम देख सकते हैं, वेस्टर्न राजस्थान पूरा का पूरा एरिड सॉइल है। सॉइल इरोजन, द डेनुडेशन एंड वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। डेनुडेशन मीन्स होता है रॉक का टूट जाना। तो द डेनुडेशन एंड वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर, सॉइल कवर का बह जाना, ये क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। इसका कारण क्या है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, सबसे बड़ा कारण तो ह्यूमन ही है। डिफॉरेस्टेशन करती है काफ़ी ज़्यादा, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, इन सब के कारण सॉइल का क्या होता है? इरोजन। नेचुरल कॉस्ट भी है जिसके कारण इरोजन होता है, जैसे विंड, ग्लेशियर पिघलती है तो इसके कारण भी वाटर के थ्रू इरोजन हो जाती है, बह जाती है, खास करके जब फ्लड्स होती है या बारिश काफ़ी तेज़ होती है। तो बैड लैंड किसको कहते हैं? तो सॉइल इरोजन के कारण लैंड जो है वो बैड लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का टॉप सॉइल अगर इरोज कर गया है, ऊपर का कवर इरोज कर गया है, तो वो अपने साथ ह्यूमस फर्टिलिटी को लेकर भी इरोज बह गया है, ब्लो कर गया है, तो लैंड क्या हो जाता है? अनफिट फॉर कल्टिवेशन। तो ऐसे लैंड को हम क्या कहते हैं? बैड लैंड। चंबल बेसिन में इसी बैड लैंड को किस नाम से जानते हैं? तो रेवाइंस। किस नाम से? रेवाइंस। गुलीज इरोजन किसे कहते हैं? तो रनिंग वाटर कट्स क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स कॉल्ड गुलीज। तो रनिंग वाटर क्या करती है? क्लेई सॉइल को काटती है, एंड मेक्स डीप चैनल्स, और डीप चैनल्स बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुलीज। और इस तरह से जो इरोजन होता है सॉइल का, और उसे हम क्या कहेंगे? गुलीज इरोजन। सीट इरोजन, वॉशिंग ऑफ टॉप सॉइल ओवर लार्ज एरिया, किसी लार्ज एरिया से, बड़े इलाके से टॉप सॉइल का सीट, पूरे एक सीट का ही इरोज हो जाना, टॉप सॉइल का इरोज हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? सीट इरोजन। विंड इरोजन, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, फ्लैट या स्लोपिंग लैंड है उस पर से विंड ब्लो कर देती है लूज सॉइल को, हल्की मिट्टी को। अगर फॉरेस्ट रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे तो वो तो पकड़ कर रखेंगे, लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है तो फिर क्या होगा? विंड इरोजन। दूसरे भी कुछ कॉज हैं। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग का डिफेक्टिव मेथड, तरीका अगर गलत हो। इम्प्रॉपर प्लोइंग, अगर प्लोइंग इम्प्रॉपर तरीके से किया जाए, खेतों को जोता जाए इम्प्रॉपर तरीके से, तो वो भी कारण हो सकते हैं किसका? सॉइल इरोजन का। यहाँ हम देख सकते हैं कई सारे इरोजन है। ये हमारा सीट इरोजन, देखिए इतने इलाके से
क्या हो गया, टॉप सॉइल इरोज्ड। ये गली इरोजन चैनल्स टाइप का बन जाती है। यहाँ विंड इरोजन, ये है रील इरोजन। तो कई तरह की इरोजन है, पिक्चर देख सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल का हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन, बचा कर रखना चाहिए। प्लोइंग अलोंग काउंटर लाइन्स डिक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स कॉल्ड काउंटर प्लोइंग। तो अगर हम प्लोइंग करें अलोंग काउंटर लाइन्स, जिस तरह से स्लोप है उसी स्लोप के अकॉर्डिंग हम लाइन्स पे हम अगर प्लोइंग करें तो इससे फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पानी थोड़ी तेज़ रफ्तार से नहीं बहती है। स्लोप पे पानी, अगर स्लोप डायरेक्ट रहेगी कि इंक्लाइंड, तो उस पर तो वाटर काफ़ी तेज़ी से फ्लो करेगी। लेकिन अगर उसी को हम क्या करें, काउंटर लाइन पार्ट में बांट कर अगर हम करें तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर प्लोइंग। टेरेस फार्मिंग, टेरेस को एक स्लोप को कई सारे पार्ट्स में बांटकर और एक ही स्लोप पे अगर हम करें तो टेरेस फार्मिंग। डिवाइडिंग लार्ज फील्ड इन स्ट्रिप्स, किसी लार्ज फील्ड को हम कई सारे स्ट्रिप्स में बांट दें, क्यारियों में उसको बांट दें और उस क्यारियों के बीच में ग्रास को उगने के लिए छोड़ दें, ताकि अगर ग्रास अगर उगेगी दो क्यारियों के बीच में, स्ट्रिप्स के बीच में, तो सॉइल का इरोजन कम होगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट बनाकर भी प्लांटिंग को एक लाइन में हम प्लांटिंग करें ट्रीज को और फिर उसे शेल्टर बेल्ट बनेगी, जिसके कारण सॉइल का कंजर्वेशन हो सकता है। स्पेशली टू दी स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट इन इंडिया, खास करके सैंड ड्यून्स जहाँ पे उड़ते हैं, अगर वहाँ पर अगर हम एक लाइन में पेड़ पौधे को लगाएं तो वो सैंड ड्यून्स नहीं विंड के कारण ब्लो कर पाएगी और हमारा सॉइल का कंजर्वेशन होगा। ये देख सकते हैं, ये है टेरेस फार्मिंग, ये है एग्जांपल टेरेस फार्मिंग का। ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग, देख सकते हैं, स्ट्रिप्स में बांटकर, स्ट्रिप से बांट दिया है और बीच में खाली जगह छोड़ दिया है, इसमें घास उगेंगे, जिसके कारण कि विंड या वाटर के कारण सॉइल का इरोजन कम होगा। यह है हमारा काउंटर फार्मिंग या प्लोइंग, इसे कहते हैं काउंटर फार्मिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग। देखिए टेढ़ा मेढ़ा, यह है हमारा शेल्टर बेल्ट, 3 लेयर शेल्टर बेल्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टार्टा बैरियर, पहले छोटे छोटे पौधे, फिर उससे बड़े ट्रीज, फिर उससे बड़े ट्रीज, है ना, ताकि एयर इधर से आए तो ये शेल्टर बेल्ट उसको एयर को आने से रोके, और इधर से जो हमारा फ्लैट ये है फील्ड, इसमें से विंड के कारण जो हमारा सॉइल है वो ब्लो ना करे, बहे नहीं, और क्रॉप्स यहाँ पर अच्छी तरीके से इसका प्रोडक्शन हो। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।